रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ऐतिहासिक पन्नों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है पद्मानी रानी पद्मावती। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत का राज था। सुल्तान ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण भी किया। इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मिनी पद्मावती को पाने के लिए किया था। ये कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने किताबों में लिखा है ताकि वे राजपूत प्रदेशों पर आक्रमण को सिद्ध कर सके। कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं क्योंकि ये कहानी मुस्लिम सूत्रों ने राजपूत शौर्य को उत्तेजित करने के लिए लिखी है। तो आइए दोस्तों, हम इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। बचपन में पद्मिनी के पास हीरामणि नाम का बोलता हुआ तोता था जिसके साथ वो अपना अधिकतर समय उसके साथ ही बिताया करती थी। रानी पद्मिनी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और उसके बड़े होने पर उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर में उसने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। एक छोटे प्रदेश का राजा मलखान सिंह भी उस स्वयंवर में आया हुआ था। राजा रावल रतन सिंह भी पहले से एक पत्नी नागमती होने के बावजूद भी वह स्वयंवर में आ गए थे क्योंकि प्राचीन समय में राजा एक से अधिक विवाह कर सकते थे ताकि वंश को अधिक उत्तराधिकारी मिले। राजा रावल रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर पद्मिनी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वो अपनी दूसरी पत्नी पद्मिनी के साथ वापस चित्तौड़ चले आया। उस समय वो चित्तौड़ पर राजपूत राजा था। रावल रतन सिंह का राज एक अच्छे शासक और एक पति होने के अलावा रतन सिंह कलाओं के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कई सारी प्रतिभाशाली लोग भी थे जिनमें से राघव चेतन संगीतकार भी एक था। राघव चेतन के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वह एक जादूगर है और वह ही अपनी बुरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मनों को मार गिराने में करता था। एक दिन राघव चेतन का बुरी आत्मा को बुलाने का कृत्य रंगे हाथ पकड़ा जाता है और इस बात का पता चलते ही रावल रतन सिंह ने उग्र होकर उसका मुंह काला करवाकर गधे पर बिठाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। रतन सिंह की इस कठोर सजा के कारण राघव चेतन उसका दुश्मन बन गया था। तो दोस्तों, प्रतिशोध की आग में जला राघव चेतन का अगला कदम क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। अपने अपमान से नाराज होकर राघव चेतन दिल्ली चला गया। यहाँ पर वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने का लक्ष्य लेकर आ गया था। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया जहाँ पर सुल्तान अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन उसको पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है तो राघव चेतन ने अपनी बांसुरी से मधुर आवाज निकालनी शुरू कर दी। जब राघव चेतन की बांसुरी की आवाज सुनकर सुल्तान के शिकार दल पहुंच गए कि तभी वो सोच में पड़ गए कि इतने घने जंगल में आखिर कौन बांसुरी बजा सकता है। सुल्तान ने अपने सैनिकों को बांसुरी वादक को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। जब राघव चेतन को उसके सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया, सुल्तान ने उसकी प्रशंसा करते हुए अपने दरबार में आने को कहा और चालाक राघव चेतन ने उसी समय राजा से पूछा कि आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को आखिर क्यों बुलाना चाहते हैं जबकि आपके पास तो कई सारी सुंदर वस्तुएं हैं। राघव चेतन की बात न समझते हुए खिलजी ने साफ साफ बताने को कहा। राघव चेतन ने सुल्तान को रानी पद्मिनी की सुंदरता का बयान किया जिसे सुनकर खिलजी की वासना जाग उठी। अपने राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद ही उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को कहा क्योंकि उसका सपना उस सौंदर्य को अपने हरम में रखने को था। तो दोस्तों, रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए खिलजी ने आखिर क्या क्या किया होगा, आइए जानते हैं। बेचैनी से चित्तौड़ पहुँचने के बाद अलाउद्दीन को चित्तौड़ का किला भारी रक्षण में दिखा। उस प्रसिद्ध सुंदरी पद्मावती को एक झलक पाने के लिए सुल्तान बेताब हो गए और उसने राजा रतन सिंह को यह कहकर भेजा कि वह रानी पद्मिनी को अपनी बहन समान मानता है और उससे मिलना चाहता है। सुल्तान की ये बात सुनते ही रतन सिंह ने उसके रोष से बचने और अपने राज्य को बचाने के लिए वह उसकी बात से सहमत हो गया। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन को कांच में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गई। जब अलाउद्दीन को ये खबर पता चली कि रानी पद्मिनी उससे मिलने को तैयार हो गई है तो वह अपने चुने हुए योद्धा के साथ किले में प्रवेश करता है। रानी पद्मिनी के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि ये रानी पद्मिनी को अपनी रानी बनाकर रहेगा। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त अलाउद्दीन ने कुछ समय के लिए रतन सिंह के साथ चल रहा था। खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मिनी की मांग करने लगा
चौहान राजपूत सेनापति गौरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेशा भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। और अगले ही दिन सुबह होते ही 150 पलकिया के किले से खिजली के शिविर की तरफ रवाना हो गई। पलकिया वहाँ रुक गई जहाँ पर रतन को बंदी बना रखा था। पलकियों को देखकर रतन सिंह ने सोचा कि यह पलकिया तो किले से आई हैं और उसके साथ रानी भी यहाँ आई होगी, और वह अपने आप को बहुत अपमानित समझने लगा। और उन पलकियों में नहीं उनकी रानियां और ना ही दासियां थी। और उसमें से अचानक से पूरी तरह से शस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा लिया गया और खिलजी के अस्तबल से घोड़े को चुराकर तेजी से किले की तरफ भाग गए। गौरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में लेकर आ गया। तो दोस्तों, यह सुनकर आपको क्या लगता है कि सुल्तान चुप बैठ गया होगा? कतई नहीं। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम रही तो सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। खिलजी के किले की घेराबंदी करने का निर्णय लिया। ये घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले की खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी और अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और उसके सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सुनकर रानी पद्मिनी ने सोचा कि अब सुल्तान सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो उपाय थे, या तो वह जौहर के लिए प्रतिबंध रहें या फिर विजय सेना के सक्षम अपना निरादर रहे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानते हुए बेहद दुख होगा कि सभी महिलाओं का पक्ष जौहर की तरफ हो गया था। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मिनी के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गई। इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े हुए ये सब देखते रहे और अपनी महिलाओं की मौत पर चित्तौड़ के पुरुष के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। विजय सेना ने जब किले में प्रवेश किया तो उनको राख और जली हुई हड्डियों का सामना हुआ जिन महिलाओं ने जौहर किया। उनकी याद आज भी लोक गीतों में जीवित है, जिसमें उनके गौरववंती कार्यों का बयान किया जाता है।